नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर और आशा करता हूं आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए होंगे। क्योंकि मित्रों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि शिक्षा ही वह सशस्त्र हथियार है जिससे आप अपनी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप कोई भी पारिवारिक गतिविधि में शामिल होंगे, आर्थिक रूप से अपने माता पिता का आप मदद जरूर कर रहे होंगे और उसके साथ साथ आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे जिस चीज़ से आपके माता पिता का इतिहास और भूगोल दोनों बदलेगा। तो आप तभी परिवर्तित करेंगे जब आप इस शिक्षा क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। और इस कड़ी में जितना भी मेरे से सहयोग हो सकता है आप लोगों का मैं सहयोग कर रहा हूँ। और मैंने आपसे बताया कि वर्तमान के समय में अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं लगातार वीडियोज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन एक दिन के अंतराल पर हम कुछ न कुछ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 20 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 10 प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं, 10 प्रश्न जो है अगली स्लाइड में लिख देंगे। और इस 20 प्रश्नों की चर्चा के बाद मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाया है। बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं, जितनी भी थ्योरी वाली क्लासेज हो चुकी हैं उसमें चार पाँच क्लासेज और ऐड होंगी और उसके बाद जो है कुछ भी थ्योरी का पार्ट नहीं बचेगा। जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस पर हो जाएंगी। तो हमारी तरफ से आगे जितनी क्लासेज 4-5 क्लासेज के बाद चलाई जाएंगी पर्यावरण को लेकर के, वो सभी क्लासेज कैसी होंगी, तो यही प्रश्नोत्तर के माध्यम से होंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आप लाइव आइए। मित्रों मैं बता दूं, प्रश्नोत्तर तो लाइव आकर के ही करने में आनंद आता है, लेकिन जिस जगह पे मैं वर्तमान के समय में प्रवास कर रहा हूँ यहाँ से लाइव सेशन करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों, अगर आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। यह जो टेक्स्ट बुक है यह जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक से अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़रूर आने वाले सभी परीक्षाओं में मार्क इंक्रीजिंग में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है 520 से ज़्यादा एग्ज़ाम के यहाँ पे टेक्स्ट बुक में टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पे कुछ आपको जो है फ़ायदा दिया जा रहा है, उस फ़ायदे को आप देख लीजिए कौन कौन सा फ़ायदा आपको दिया जा रहा है। मित्रों अगर आप जो है टेक्स्ट बुक में परचेज करना चाहते हैं टेस्ट को, तो आप जो है 399 वाला जो टेस्ट है उसे आप अगर NGN, ध्यान रखिएगा NGN निशांत ज्ञान की तरफ से यह चलाया जा रहा है। अगर आप NGN का कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे 399 वाला पास आपको 360 में मिल जाएगा और 599 वाला पास आपको 540 रुपये में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक में जो है 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए गए हैं और 520 से अधिक एग्जाम्स की यहाँ पे टेस्ट आपको दिए जाते हैं। SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षा कुछ भी हो, सभी के जो है एग्जाम्स आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिकली यूपी टेट की बात करें तो मित्रों यूपी टेट के अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 84,570 वहाँ पे इंक्लूड हैं, वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। 583 टेस्ट है। फ्री टेस्ट जो है 42, आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको 42 टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा टेस्ट देना चाहते हैं तो 583 है, आपको वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। इंक्रोजिंग और सिलेक्शन रेट 50% विथ टेक्स्ट बुक, अर्थात अगर आप जो है टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते हैं तो आप अपने सिलेक्शन रेट को, सिलेक्शन दर को 50% बढ़ा सकते हैं। तो आपको कूपन कोड ध्यान रखिएगा, कूपन कोड आप NGN इंस्टॉल करेंगे, NGN जो है आप ऐड करेंगे, पूरा कैपिटल में लिखा गया है, 10% का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग सीटेट के भी इसी तरीके से दे सकते हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इसे ज़रूर एक बार करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अधिक बातें न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मित्रों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक घटक जैविक होता है, एक होता है अजैविक। पर्यावरण की पहली थ्योरी क्लास में मैंने जैविक और अजैविक घटक के बारे में बताया। आप सभी लोग जानते हैं जिसमें जान होता है वो जैविक होता है, जिसमें जान नहीं होता है वो अजैविक होता है। इसमें पूछा गया अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो देखिएगा अजैविक भाग कौन सा है, वायु, पानी, मिट्टी, ये सभी चीज़ें जो है अजैविक हैं। लेकिन पौधा जो है अजैविक नहीं है। यहाँ पर अजैविक भाग नहीं है ये पूछा जाना चाहिए था, मैंने प्रश्न गलत लिख दिया है।
निम्नलिखित में से अजैविक भाग नहीं है। ठीक है, तो अजैविक भाग नहीं है तो पौधा जो है अजैविक भाग में नहीं आता है। वायु, पानी और मिट्टी ये सभी जो है अजैविक भाग में आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी, पानी और वायु में जान नहीं होता है, लेकिन पौधे में जो है जान होता है, यह जैविक होता है। तो प्रश्न थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, इसे आप रिलेट करिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछी जाती हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, बुध है। अगर आपको आता है तो आप भी अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है मित्रों बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। राजा उत्तानपाद और राजा उत्तानपाद जी की कहानी आपने जरूर सुना होगा, जिसमें ध्रुव नामक बालक की चर्चा की जाती है। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? आपने कहानी भी पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे। तो ध्रुव तारा किसे कहते, मतलब ध्रुव तारा कौन होता है? यह उत्तरी तारे को कहते हैं या दक्षिणी तारे को कहते हैं? आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो ध्रुव तारा होता है वह उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न 4 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मित्रों आप सभी लोग जानते हैं टाइटैनिक एक जहाज का नाम है, और आपने जो है टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, क्योंकि आप मूवी जरूर देखते हैं। आपके हाथ में अगर 4G सेट है और आप मोबाइल चला रहे हैं और टाइटैनिक नहीं देखे हैं तो आप बहुत पीछे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है आप बताइएगा। मित्रों मैं आपको बता दूं, दो तीन उपग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे टाइटन आपसे पूछा गया, टाइटन जो है ये जो है शनि ग्रह का उपग्रह। किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्ञानीमीड जो है यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और बृहस्पति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बृहस्पति जो है पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो शनि का कौन सा है? टाइटन है। बृहस्पति का जो है ज्ञानीमीड है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फोबोस और डीमोस, ध्यान रखिएगा, फोबोस और डीमोस ये किसके उपग्रह हैं? तो ये जो है मंगल ग्रह के उपग्रह है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, 5वें क्वेश्चन के। तो भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है या पवन है? इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। यह क्वेश्चन जो है 2013 के यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं? तापमान होता है या आर्द्रता होता है या पवन होता है? मित्रों ताप से कोई भी भारतीय कृषि प्रभावित नहीं होती है, ना ही वायु से प्रभावित होती है। जो हमारे यहाँ की कृषि प्रभावित होती है मित्रों आर्द्रता से प्रभावित होती है। किससे? आर्द्रता से प्रभावित होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न 6 की। इसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है प्रश्न 6 के अंदर। तो प्रश्न 6 आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ठीक है, इसके पहले आप लोग बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन। इसमें कई क्वेश्चन मैं आपको, मतलब कि कई फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। गोलार्ध का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी को विषुवत रेखा जो होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और वहीं बात करें उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हम निवास करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आप सभी लोग जानते हैं, जून के महीने में 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा डेट है जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे दिन और रात बराबर होते हैं? तो 2 डेट है, उसे आप ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 डेट ऐसे हैं जहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी SSS के अधीन परीक्षा 2021 में कराई गई थी, उसमें एक क्वेश्चन यह पूछ लिया गया था कि वसंत विषुव कब होता है? ध्यान रखिएगा, वसंत विषुव के नाम से अगर पूछा जाए तो 21 मार्च को जो है वसंत विषुव होता है। ठीक है,
23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद कैसे करेंगे? गर्मी के महीनों में सबसे बड़ा दिन कहां पे होता है? तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत में। हम लोग, आप जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि गर्मी में सबसे बड़ा दिन होता है ना। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो डेट इसी तरीके से याद रखना, 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमें रट लेना है कि इन दोनों दिन तिथियों को क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न 7 की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। मित्रों, नक्षत्र नीला, लाल, पीला कैसे दिखाई देता है या किस पर निर्भर करता है? कुछ लोग सूर्य से दूरी पर बताते हैं, कुछ लोग त्रिज्या पर बताते हैं, कुछ लोग घनत्व पर बताते हैं, कुछ लोग पृष्ठीय ताप पर बताते हैं। तो आपको सीधा सीधा रट लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है या किसी नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो वह मित्रों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। आप कदापि जो है सूर्य से दूरी मत लगाइएगा, कदापि घनत्व मत लगाइएगा और न ही त्रिज्या पर आप उत्तर अपना सही करिएगा। किसी भी नक्षत्र का रंग जो निर्भर करता है वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं मित्रों, चंद्र ग्रहण कब होता है? मित्रों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। मित्रों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है, यहां से क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो आप इन चीजों को रट लीजिएगा। जब पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब क्या होता है? तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। कब? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा जो है, ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। कुछ लोग इसे रट नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं। पृथ्वी और चंद्रमा को आप ध्यान रख लीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा को ध्यान रख लीजिए। किसे? पृथ्वी और चंद्रमा को याद कर लीजिए। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पड़ेगी, की पॉइंट पृथ्वी और चंद्रमा को पकड़िए, बीच में रखना है, पृथ्वी को बीच में रखना है, चंद्रमा को बीच में रखना है। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है और जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसी तरीके से आपको याद करना है। आपको अगर नहीं याद होता है तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसके जो है कुछ सिद्धांत भी होते हैं, तो उन सिद्धांतों को बताने की आवश्यकता आपको नहीं लगती हमें। प्रश्न 9 की बात करते हैं मित्रों, दिन और रात होने का प्रमुख कारण कौन सा है? मित्रों, ये क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि काफी बच्चे गलत कर देते हैं। परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको यह कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूं कि परिभ्रमण गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए दिन और रात होने का प्रमुख कारण कौन है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर मतलब एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे घूम गया पृथ्वी, तो उसे कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति। और जब पूरी पृथ्वी जो है परिभ्रमण गति करते हुए पूरे सूर्य का एक चक्कर लगा देती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। मित्रों, परिभ्रमण और परिक्रमण को अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जो है अगर हिंदू समुदाय से बिलोंग करते होंगे, हिंदू धर्म से, समुदाय नहीं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो आपने परिक्रमा जरूर किया होगा। जैसे हमारे अयोध्या के काफी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, वो परिक्रमा करते हैं, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा। मित्रों, जो परिक्रमा होता है वो काफी दूरी का जो है परिक्रमा होता है। ऐसा नहीं होता है जाओ भाई परिक्रमा कराओ, मंदिर की परिक्रमा, हम मंदिर के गेट के सामने चले गए, इसे घूम के चले आए एक बार, वो परिक्रमा नहीं होता है। हम मंदिर का पूरा चारों तरफ जो है एक बार परिक्रमा करते हैं, तो उसे हम परिक्रमा बोलते हैं। इसी से आपको रिलेट करिए कि परिक्रमा क्या होगा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर पूरा सूर्य का जब एक चक्कर लगा लेती है उसे हम परिक्रमा बोल देंगे। और जब पृथ्वी अपने धुरी पर ही एक बार ऐसे ही घूम जाएगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? परिभ्रमण बोलेंगे। ठीक है, परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण के कारण क्या होता है? दिन और रात। अभी यहाँ पे जो है सूर्य है, यहाँ पे हमारा हाथ जो है पृथ्वी है, अभी यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ जो है दिन है। फिर ऐसे पृथ्वी क्या हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व घूमती, इस तरीके से घूमती है, क्या हो जाएगा उसके बाद? रात हो जाएगा। ठीक है, तो दिन और रात कैसे होता है? परिभ्रमण गति के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है और परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। कोरिलेट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा।
प्रश्न 10 की बात करते हैं मित्रों। क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मैंने पूरे ब्रह्मांड को पढ़ाया है। बेसिकली पूरे ब्रह्मांड को तो पढ़ाना बहुत हमारे बस की बात नहीं, बहुत ज़्यादा भूगोल वाले टीचर ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, यूपी टेट से रिलेटेड जो ब्रह्मांड हो सकता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में हमने जो है लेक्चर वीडियो में चर्चा किया है, तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह किसमें पाया जाता है? बुध व शुक्र के बीच पाया जाता है, मंगल व बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मित्रों मैं आपको बता दूं, मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिन पट्टिकाओं को हम क्षुद्र ग्रह के बारे में बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले आप बताइए कि 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का सवाल सही किया है। 10 क्वेश्चन में अगर आपके जो है 6 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप सही कंडीशन में हैं। लेकिन इस 6 क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन में तब्दील करना है, क्योंकि आप आगे आने वाले समय में एक बेहतरीन कंपटीशन को पार करते हुए एक बेहतरीन पद हासिल करने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। मित्रों मैंने पहले ही थ्योरी के क्लास में बताया था, खाद्य श्रृंखला में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हमेशा एक दिशीय होता है। जो मैंने पिरामिड का आकार बताया था उसमें सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि नए क्वेश्चन मैंने बिना पढ़ाए हुए ऐड किया है। तो उसके मेरा एक सीधा उद्देश्य है कि आप कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखें। और बेसिकली ज़रूर बताऊं कि आप लोग अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों के माध्यम से सीखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। थ्योरी पढ़ करके उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है जितना हम जो है प्रश्नों को हल करके पाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न 12 की, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर आप लोगों को आता है तो प्रीमियम वीडियो चल रहा होगा, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे भी लगेगा जब प्रीमियर वीडियो चलता है तो मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। मित्रों वनस्पति है, परमाणु ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश है या भोजन है। मित्रों पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि हम इसको नवीन कर सकते हैं, अर्थात यह कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। अगर हम सौर ऊर्जा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम 21वीं सदी का जो चरमोत्कर्ष काल होता है वहाँ पे जरूर पहुँच जाएंगे। और इस कड़ी में, इस दिशा में जो है तमाम सारे देश मिल करके कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद होनी चाहिए कि सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा के माध्यम से ही समस्त चीज़ें परिचालित की जाएंगी, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, इसका बेसिकली क्या हमें फ़ायदा बेनिफिट्स मिलेगा? तो हम इसका बेनिफिट ये पाएंगे कि यह सूर्य का प्रकाश जो सौर ऊर्जा होगा यह सब कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न 13 की, पारिस्थितिकी। अनवीकरणीय का क्या होता है? जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, ये सभी चीज़ें जो है अनवीकरणीय है। पेट्रोल धीरे धीरे, कोयला कम हो रहा है, देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द में जो कोयला वाला भट्ठा होगा जहाँ पे ईंट पकती थी, अब वो ईंट जो है कोयले के माध्यम से नहीं पकाया जा रहा है, वो उस ईंट में जो है लकड़ी और भूसा डाल करके पका रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोयला कम हो रहा है। तो कोयला जब कम होगा तो कोयले का रेट बढ़ेगा, और जब कोयले का रेट बढ़ेगा तो कोयले का रेट बढ़ करके कोई लेना नहीं चाहेगा, है ना। तो इस वजह से नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था कहा। मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे, एक कथन दिया गया है, पारिस्थितिकी ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है। यह किसने कहा है? आपसे बेसिकली क्वेश्चन यह पूछा गया है कि पारिस्थितिकी ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था? क्या चन्नी प्रसाद भट्ट जी ने कहा था या सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा था, ठीक है। तो मैंने जब चिपको आंदोलन मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था 1973 में, जब उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश ही था लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड के किस चमोली गांव में जो है हुआ था, क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन में ही सुंदरलाल बहुगुणा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुंदरलाल बहुगुणा अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। यह जो है महत्वपूर्ण पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि पारिस्थितिकी ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 14वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है? क्या कागज है या कपड़ा है या धातु है या प्लास्टिक है?
मित्रों कागज, कपड़ा वगैरह ये सभी चीज़ें पर्यावरण के लिए तो हानिकारक हैं ही, लेकिन उतनी हानिकारक नहीं है जितना कि प्लास्टिक हानिकारक है। इसी वजह से अगर आप लोग सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सभी लोग घर से जो है कपड़े का थैला लेकर के जाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो कागज, कपड़ा और धातु ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन उतना हानिकारक नहीं हो सकती है जितना कि प्लास्टिक हानिकारक होता है। आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न 15 के बारे में। जल चक्र को नियंत्रित करता है। मित्रों जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? घास स्थल नियंत्रित करता है, या वन नियंत्रित करता है, या प्लवक नियंत्रित करता है, या नोटा? नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताइएगा कि ये नया क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। मित्रों जल चक्र को नियंत्रित करता कौन नियंत्रित करता है? मित्रों जल चक्र को जो है वन नियंत्रित करता है। आप सभी लोग जानते हैं वनों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो है बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसे कोरिलेट करिएगा कि जो जल चक्र होता है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो वन जो है इसे नियंत्रित करते हैं। आगे प्रश्न 16 की बात करते हैं। प्रश्न 16 लिखा गया है, नदी मुहानों के लक्षण कौन है? जब नदियाँ जो है अपने पर्वतीय खंडों से निकल करके, जैसे गंगा नदी हो गई, अपने गंगोत्री हिमानी से निकल करके जब धीरे धीरे खटपट और छुकपुक चाल से जो है नदियों को मतलब कि समतल भागों को जो है कलमल करते हुए एकदम कूदती उफनती हुई वह जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने लायक होती हैं, तो वहाँ पे जो है क्या बनता है कि डेल्टा का निर्माण होता है। और उस डेल्टा के निर्माण में आप सभी लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा होता है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसे हम सुंदरवन डेल्टा के रूप में जानते हैं। यह कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है। ठीक है, तो जो नदी का मुहाना होता वही नदी का मुहाना, जहाँ पे नदी का मुहाना किसे कहेंगे? जहाँ पे नदियाँ एकदम खत्म होती हैं और वहीं से वह जो है समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो वही नदी का मुहाना कहलाता है। तो नदी के मुहाने का लक्षण होता है यहाँ पे जो है ताज़ा एवं खारा जल दोनों का मिक्सअप होता है। नदियों का ताज़ा जल और इसका जो है खारा जल दोनों का जो है मिक्सअप होता है। अधिक उत्पादकता भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सुंदरवन डेल्टा में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन होते हैं और जैव विविधता जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पे जल बहुत बढ़िया होगा, जहाँ पर अच्छा जल होगा वहाँ पे जो है अच्छे अच्छे पेड़ उगेंगे, और जब अच्छे अच्छे पेड़ उगेंगे तो निश्चित रूप से जैव विविधता वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ें जो है नदी मुहानों के लक्षण होते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मित्रों प्रश्न 17 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीके। आप सभी लोग अगर किसान परिवार से जुड़े होंगे तो आप एनपीके और डीएपी के बारे में जरूर सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में डीएपी को लेकर के बहुत ज़्यादा आफातफरी रहती है, डीएपी नहीं मिल रहा है, गेहूं के सीजन में डीएपी की गड़बड़ी हो जाती है, कमी पड़ जाती है, तो एनपीके का इस्तेमाल जो है उत्तर प्रदेश के किसान करते हैं। तो आप सभी लोग जानिएगा एनपीके का मतलब क्या होता है। एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब फास्फोरस होता है, के का मतलब पोटेशियम होता है। आपसे यही पूछा गया है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में इसका अनुपात कितना होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अनुपात जो है 4:2:1 के अनुपात में होना चाहिए। इसे आप रट लीजिएगा, ठीक है, इसे आप रट लीजिएगा कि एनपीके में अनुपात जो होता है वह 4:2:1 के अनुपात में अनुपात होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न 18 के बारे में। तो ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन होता है? मित्रों आपसे विशेष मैं ह्यूमस के बारे में बात करूं तो आप अपने दिमाग में ह्यूमस का इस तरीके से चित्र बनाइए। कोई चीज़ जब सड़ गल जाती है तो हम उसे जो है ह्यूमस के नाम से बोल देते हैं, तो आप सड़ी गली चीज़ों को जो है ह्यूमस का नाम दे दीजिएगा और अपने दिमाग में एक चित्र बनाइएगा कि आपके घर में जो है जो हरी सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं उन्हें जब आप जो है कहीं पर फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद सड़ गल करके जो है ह्यूमस का निर्माण कर देती हैं। उसे हम जो है हरी कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक होता है? उत्पादक होता है, अपघटक होता है और उपभोक्ता। ये तीनों जो है ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। आप जो है किसान जो है उत्पादन करेगा, अर्थात किसान सब्जी का उत्पादन करेगा, हम जो है उसे ला करके उपभोग करेंगे, और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसे क्या करेंगे? अपघटित करेंगे। इन सब के एक साथ कार्य करने की वजह से जो है ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये सभी जो है इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ह्यूमस का रिलेट आप करिएगा कि सड़ी गली पदार्थों से जिससे हम खाद बनाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न 19 के बारे में। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाएगी। मित्रों खाद्य श्रृंखला में जो है
घातक रासायनों को हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, इससे बड़ी मात्रा क्या कहलाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आप एक क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाद्य स्तर बताएंगे या संतुलन बताएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, जब खाद्य श्रृंखला में जो है घातक रासायनों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम सारे परमाणु बम अणुबम जो है इधर उधर लड़ाई झगड़ा होता रहता है देश देशों के बीच में, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होना लाजमी है। और ऐसी चीज़ें जब घातक रासायन जो है हमारे पारिस्थितिकी हमारे पर्यावरण में घूम जाते हैं, फैल जाते हैं, तो हम उसे जो है जैव सांद्रण का नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैव सांद्रण का उसे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जैव सांद्रण का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया, और प्रश्न नंबर 20 जो है यहाँ पर लिखा गया है, मेरे पास जगह नहीं था इस वजह से ऊपर नीचे मैंने लिख दिया। तो प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 10% नियम दिया, 10% ऊर्जा का नियम, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया या गोल्डमान ने दिया? इस बात को आप सभी लोग बताइएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह पर्यावरण का बहुत ही जिसे कहते हैं बेसिक क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 10% ऊर्जा का जो नियम होता है वह किसने दिया था? तो लिंडमान साहब ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ही 10% ऊर्जा का नियम दिया था और इन्होंने मतलब कि यहीं से निष्कर्ष निकला था खाद्य श्रृंखला कैसी होती? एकदिशीय होती है। और यहीं पर इन्होंने बताया कि जब खाद्य श्रृंखला एकदिशीय होती है, जो ऊर्जा का बंटवारा होता है वो 10% में होता है। तो 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान साहब ने दिया था। आप इसे याद करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। मित्रों, यह क्वेश्चन मैं मानता हूं कि 2011 से लेकर के 21 तक के पर्यावरण के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हमें पता चला कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण वाला क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है। हमें लगता है 3 से 4 बार आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में अगर आपको जो है समुद्र दिया रहे और तालाब दिया रहे, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में समुद्र और तालाब दोनों दिया रहे, तब आप समुद्र को प्रायोरिटी देंगे, अर्थात समुद्र को प्रथम वरीयता देंगे। और अगर जो है पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में समुद्र नहीं दिया गया है तो आप तालाब को वरीयता देंगे, और इसमें जो है समुद्र नहीं दिया गया है तो आप तालाब ही लगाइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। ठीक है, अगर तालाब न दिया गया होता तो आप समुद्र को जो है प्रथम वरीयता दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए और आपको जो है पर्यावरण के प्रति सचेष्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अंत में जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि 20 क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य था। और आप सभी लोग जरूर बताइएगा, मुझे पता है कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है, और जो लोग आपको केवल कंपटीशन दिखाई देता है, ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं। 1-2 दिन के अंतराल में वीडियो जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ व्यस्तता और कुछ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में हम इस समय काफ़ी व्यस्त हैं, जिस वजह से आपको मैं वीडियो देने में असमर्थ हूं। इसके लिए मुझे खेद है, और आपका जो सहयोग है, सकारात्मक सहयोग मैं अपेक्षित करता हूँ कि आप सभी लोग हमारा सकारात्मक सहयोग करेंगे, जिससे हम आगामी समय में आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। अंत में मैं यही कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हमारा और आपका केवल एक ही प्रयास होना चाहिए, हम अपने कल को आज से बेहतर बनाएंगे। और निश्चित रूप से जीवन का एक ही ध्येय ही होना चाहिए, आज मैं जैसा हूं कल आने वाला दिन आज के दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आज के दिन से ज़्यादा बेहतरीन मैं बनाने का प्रयास करूंगा। आपका भी यही संकल्प होना चाहिए। आपका कंपटीशन आपके किसी भी पड़ोसी, रिश्तेदार और किसी भी व्यक्ति से आपका कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आपकी प्रतिस्पर्धा आपके स्वयं से होनी चाहिए। आप आज जितना मजबूत हैं, कल आपको उतना उससे ज़्यादा मजबूत बनना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और इसी कड़ी में अपने पूरे जीवन का निर्वाह करना है। ठीक है, तो जीवन का कुछ अलग मकसद करना है तो आप यही रखिए। आपका कंपटीशन किसी से नहीं होना चाहिए। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। अपने से प्रतिस्पर्धा करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। उसमें अगर निशांत ज्ञान की कुछ भूमिका होती है तो मैं अपने इस जीवन को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा और अपने इस जीवन को एक अच्छा जीवन मान पाऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।